नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नई मोदी सरकार की तस्वीर सामने आ चुकी है। अमित शाह को पहले की तरह गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन का जिम्मा मिला है। इसके अलावा जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है और साथ में केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय और रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी का जिम्मा मिला है, मनोहर लाल खट्टर जी शहरी विकास मंत्रालय और साथ ही में पावर मंत्रालय है, यानी कि पावर मंत्रालय में जितनी चीजें हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो उनके जिम्मे होंगी। किरण रिजिजू अब नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। टीडीपी के मंत्री बने मोहन नायडू सिविल एविएशन के मंत्री रहेंगे और ये कैबिनेट में लगभग सबसे यंग मंत्री कहे जाएंगे, क्योंकि ये 36 वर्ष के हैं और तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। जितिन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, ललन सिंह को पंचायती राज दिया गया है और फिशरीज और डेयरी का जिम्मा मिला है। एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय भी दिया है। यानी कि देश की सियासी तस्वीर यही बनी है कि नई मोदी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैंप साफ नजर आ रहा है और वो इस बात से भी नजर आ रहा है क्योंकि अश्विनी वैष्णव रखेंगे जिम्मा रेलवेज का भी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और साथ ही में I&B का पोर्टफोलियो भी दिया गया है। यानी कि कहीं आपको दिखा प्रधानमंत्री पे कोई दबाव या कोई तनाव? कुछ ऐसा इस कैबिनेट में नजर नहीं आ रहा। साथ ही पहले दिन कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। माफ कीजिए। पहले ही दिन नरेंद्र मोदी के दस्तखत से 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए भी पहुंच गए हैं, पहले दिन सुबह जिम्मा संभालते ही। लेकिन अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पिनरी विजयन जैसे किसी भी बड़े नेता ने नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर बधाई नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बधाई दी, उसमें लेकिन बधाई कम, राजनीति ज्यादा नजर आ रही थी। मोदी को विपक्ष की बधाई तो दूर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी की शपथ के समय शोक मना रही थी। ये बात मैं नहीं कह रही, उन्हीं के टीएमसी के सांसद सागरिका घोष ने ऐसा अपने ट्विटर पोस्ट पे लिखा है। जो लोग नरेंद्र मोदी के शपथ की खुशी मना रहे हैं, उनके लिए देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संदेश। ऐसे प्रधानमंत्री जो जोरदार तरीके से जनादेश हार गए हैं, जिसे जनता ने नकार दिया है, जो वाराणसी में लगभग हार ही गए हैं, अयोध्या में हारे, खुद पर केंद्रित कैंपेन के बावजूद बहुमत नहीं पा सके, उनके कथित समारोह के दौरान ममता ने सारी बत्तियां बुझा दी अपने घर की और अंधकार में बैठी रही। मोदी को बदल दिया जाना चाहिए, बीजेपी को नया नेता चुनना चाहिए। ये सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने लिखा है। कमाल है भाई। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है और वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। लेकिन क्या ये सोच ये नहीं दिखाती कि लोकतंत्र की बात करने वाले विपक्ष को विचारधारा के विरोध से ज्यादा एक व्यक्ति से घृणा है? सवाल पब्लिक का है कि मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री कहने का नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा विपक्ष क्या हार की खींच मिटा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।
पिछले हफ्ते जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष हमारे विपक्ष में है, देश के विपक्ष में नहीं है। लेकिन देश का विपक्ष ऐसा कोई संदेश अब तक क्यों नहीं दे सका है? क्या नकारात्मकता से किसी देश का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है? जवाब है नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष की जो कल्पना है वो है कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की। इस बीच विपक्ष जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले रोक नहीं रहा, उधर नरेंद्र मोदी ने आज पीपल्स पीएमओ का संदेश देकर बड़ी लकीर खींची है। सुनिए उनका ये बयान। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। याद कीजिए, पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बहुत मशहूर थे, और अगर अपने 3rd कंसेक्यूटिव टर्म में नरेंद्र मोदी ने पीपल्स पीएमओ की बात की है तो ये उनके उस विजन से मेल खाता है जिसमें वो विकसित भारत के मिशन 2047 के लिए 24/7 काम करने की बात करते हैं। इस बीच 2024 के जनादेश को लेकर विपक्ष के भी अपने संदेश हैं। मसलन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 और 2019 में यूपी की बदली सियासी तस्वीर का नक्शा रखते हुए लिखा, कुछ चुनाव नक्शा बदल देते हैं। इस बीच कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि अब की बार संसद में राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी की आवाज दब जाएगी। सुनिए ये विपक्ष के बयान। ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अपने कैबिनेट तक को एक फोटो फ्रेम में बर्दाश्त नहीं करते। अकेले फोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो 2 लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। संसद में जो आवाज़ें गूंजेंगी हमारे नेताओं की, खासतौर पे हमारे राहुल गांधी जी की, नरेंद्र मोदी संसद में बहुत कम दिखेंगे, अब आपको ही मैं बता सकता हूँ। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, शाह, राजनाथ, निर्मला, जयशंकर जैसे बड़े मंत्रियों का नहीं बदला विभाग, क्या मोदी को 1/3 पीएम कह रहे विपक्ष की बोलती बंद हो गई? मोदी की शपथ पर राहुल सोनिया की सार्वजनिक बधाई नहीं और ममता अंधेरी कोठरी में शोक मनाती रहीं, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं? क्या पीपल्स पीएमओ का मंत्र देकर मोदी ने राहुल अखिलेश के बढ़े राजनीतिक हौसले की काट तैयार कर ली है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, राजकुमार भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और सोमनाथ सिंघा रॉय राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछूंगी, 1/3 प्रधानमंत्री कहां से 1/3 दिख रहा है आपको? आपने देखा मंत्रालयों को बंटवारा हो गया, मंत्री जिस तरह से सामने आए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर कुछ नहीं बदला, राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे निर्मला सीतारमन हो, वैसे ही बने हुए हैं मंत्री, और मंत्रालय अलायंस पार्टनर्स को भी दिए गए हैं, लेकिन कहीं से कोई चू नहीं, कहीं से कोई चा नहीं, लेकिन आपको फिर भी 1/3 प्रधानमंत्री दिखते हैं। सवाल सीधा है, जनादेश की तौहीन करने पर क्या विपक्ष आमादा है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सुधांशु जी को इलेक्शन के बाद पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और
और मैं उम्मीद कर रहा था कि वे भी कैबिनेट में होते, क्योंकि वाकई वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन आपके मैं शब्दों को पैराफ्रेज कर रहा हूँ नाविका जी, कहीं चू नहीं हुआ, कहीं चा नहीं हुआ। शायद मैंने प्रफुल्ल पटेल का कल चू और चा सुना नहीं, लेकिन चू और चा हुआ नहीं, तो ये चू और चा कैबिनेट ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई? आपके तो रिपोर्टर्स थे टाइम्स नाउ के, दोनों हिंदी और इंग्लिश चैनल के। ये फोटो जूम इन कीजिए, फोटो को। कैबिनेट ब्रीफिंग रेडी, 4-4 कुर्सी रेडी। भाटी साहब देख लीजिए, हाँ 4-4 कुर्सी। मोदी जी साइन कर रहे, उसका आ गया, मोदी जी के स्पीचेस आ गए, लेकिन कैबिनेट ब्रीफिंग। अब नाविका जी चलो हम खराब, भाटी जी खराब, मैं खराब, टीएमसी खराब। जो लोकतंत्र में मोदी जी इतना विश्वास करते, पहली कैबिनेट मीटिंग, ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग। सुनाई दे रहा है ललन सिंह जी थोड़ा नाराज है, कह रहे हमें ये पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, वो पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। चलिए हमें उनकी बात नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना बताइए कि इतनी मजबूत सरकार है तो कैबिनेट ब्रीफिंग काहे नहीं किया? सिर्फ मोदी जी के वीडियोस क्यों रिलीज कर रहे, ये साइन कर रहे फाइल, वो साइन कर रहे, ये स्पीच दे रहे। जो कैबिनेट ब्रीफिंग है, जो अधिकार है देश का जानने का, वो क्यों नहीं बता रहे? आपके रिपोर्टर्स थे ना वहां पे नाविका जी। इतनी सी बात, पहली कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई, इतनी सी बात हुई। हमसे ज्यादा कैबिनेट ब्रीफिंग का इंतजार आपको। बिल्कुल, वाह वाह, प्रधानमंत्री है। अरे पहली मीटिंग है, कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज आए हैं, उसके बाद उसकी प्रेस रिलीज आई है, सबके पास मौजूद है। पहली मीटिंग में सब एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ नए अलायंस पार्टनर आए हैं, लेकिन आपकी तो फिर ये सब पता नहीं था कि कैबिनेट ब्रीफिंग की तैयारी आप भाई, ऐसा है कोई भी सरकारी महकमा हो वो तैयारी पूरी रखता है, जैसा आदेश आएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, कुछ तो करना पड़ेगा। अब हेल्थ मंत्रालय चला गया नड्डा साहब को, इनके पेट की दर्द का कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए, इनके पेट में दर्द, या यूं कहें पेट में जिसे गूज बम्स कहते हैं ना, वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा। वो इसलिए आ रहे हैं कि एक बच्चा जो लगातार 2 बार से फेल हो रहा था, फेल होने का मतलब इतने नंबर नहीं आ पा रहे थे कि संसद में संवैधानिक दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष का पद मिले, वो 99 तक पहुंच गया, तो उसकी खुशी समझी जा सकती है। तब तो उसके पेट में तो मतलब इसे कहते हैं, वो उछल रहा होगा कि चलो भाई इस बार हम ग्रेस मार्क्स से सही कम से कम पास तो हो गए। और इससे ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि जो दूसरा बच्चा था जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने चाहिए थे, वो डिस्टिंक्शन से थोड़ा पीछे रह गया, तो उसको खुशी के मारे एकदम लोटपोट हुआ चला जा रहा है। मगर तहसीन भाई ने जो कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है, तो अब कांग्रेस वालों ने जो कहा था ना कि वो 8,500 रुपए खटाखट आएंगे, तो कम से कम जिन राज्यों में आपकी सरकार है 8,500 नहीं तो 6,500 रुपए ही खटाखट भेज दीजिए। या ये सिर्फ बोलने के लिए थे? ऐसा नहीं है कि आप सब जगह विपक्ष में हैं महोदय, बड़े बड़े 1 दर्जन राज्यों में आप सत्ता पक्ष में भी हैं, तो करके दिखाइए वो जो करके दिखाना है। दूसरा, आपने कहा कि आपको चूचा सुनाई पड़ा, अरे हमें तो खट पट सुनाई पड़ गई। गोपाल राय का बयान आ गया परसों कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में खत्म। उनका कहना वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। तो खटाखट वाला पहले खट से कट के एक झटका तो दिख गया। अब आइए, आपने उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी बात कही, कांग्रेस की कुछ बाछें खिली, कुछ सीटें आई, और समाचार मीडिया में आया था, तहसीन भाई बताएंगे क्या सही है, कांग्रेस यात्रा निकालेगी उत्तर प्रदेश में। और कहां निकालेगी? 403 विधानसभाओं में। अब अखिलेश भैया समझ जाए कारण क्या है। दोनों जिस कारण से एक हुए थे, वही कारण दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का बनेगा। साफ साफ शब्दों में कहूं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए दोनों एक हुए थे। अब कांग्रेस को लग रहा है कि पुराना प्यार अगर जाग जाए इसके दिल में, तो क्या पता मेरी तरफ आ जाए। ये वाला आशिक तो नया है, मैं तो आशिक पुराना हूं। अब समाजवादी पार्टी में यह घबराहट होगी कि कहीं भाई ऐसा ना हो इसका पुराना आशिक अगर आ गया और पुरानी मोहब्बत जाग गई तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, गठबंधन में 403 सीटें तो कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है, तो ये 403 विधानसभाओं में यात्रा निकालने का राज क्या है? जरा इस राज के बारे में अगर आप कुछ मुलाहिजा फरमा सके तो दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा कि किस सरकार में खट चूचा हो रहा है और कहां खटर पटर चरर मरर हो रहा है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको भी उम्मीद है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो वादा केंद्र की सरकार के लिए उन्होंने किया था, सिर्फ वही निभा सकते।
इतना ही आपको लोगों की पीड़ा की चिंता थी, लोगों की इतनी चिंता थी तो आप दे देते 8,500 खटाखट। लेकिन ये उम्मीद है ही नहीं भाजपा से, ये उम्मीद है ही नहीं। ये आप भाजपा वालों को भी कांग्रेस से उम्मीद है। दूसरा सवाल मैं भाटी जी जवाब दे देता हूं, पुराने आशिक है नए आशिक है, कम से कम आशिकी तो करते हैं, आपकी तरह विलन तो नहीं बने हम, तो ठीक है हमारी आशिकी चलती रहेगी। आप बनिए विलन का काम। आप उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को विलन के रूप में देखा ऐसा है जो वादों का समय था वो निकल गया, अब इरादों का समय है। अब इरादों का समय है। कर्नाटक में अपने ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार गए हैं कर्नाटक में, उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने कहा है कि ये जो मोटे मोटे वादे किए थे और दिया नहीं कुछ कर्नाटक में तेलंगाना में, उसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं। और ये जो वादे हैं ना, ये करने से पहले ये थोड़ी होता है कि वादा आप करेंगे निभाएंगे मोदी जी, और ऊपर से आप कहेंगे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाटी साहब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। चुनाव जब तक चल रहा था, कैंपेन जब तक चल रहा था, एकदम दोनों तरफ से लंबी एक लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि लंबा चुनाव खींचा ये। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं और नंबर्स के बेसिस पर सरकारें बनती हैं। सरकार बन गई, सरकार ने शपथ ले ली, 71 मंत्री बन गए हैं, मंत्री को मंत्रालय मिल गया है। आज एक्चुअली फॉर्मली काम शुरू होता है और कल से मंत्रालयों का चार्ज भी मंत्री संभाल लेंगे। लेकिन एक बधाई नहीं, एक मुबारकबाद नहीं, इतना तंग दिल क्यों भैया? आप और हम साथ ही तो रहेंगे इस देश में, एक ही देश के तो हम लोग हैं। कितनी लड़ाई, कितनी कड़वाहट, कब तक पालेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये जो सरकार बनी है भारत की सरकार है और उसको बधाई, शुभकामनाएं। सरकार चले, और जो आपने बताया मैं उस बात से भी सहमत हूँ। जेपी नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण सब अनुभवी मंत्री हैं, उन्हें अनुभव है। जयशंकर कई साल का, मतलब उनका मंत्रालय का अपना अनुभव है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे चलेंगे। लेकिन जो बात कही जा रही है कि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ और कुछ नहीं बदला, बदल तो बहुत कुछ गया है। जो प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए, बिना उस विभाग के मंत्री से पूछे, उस विभाग से पूछे आदेश जारी कर देते थे, बिना कृषि मंत्री से पूछे कृषि बिल ले आते थे, बिना वित्त मंत्री से पूछे नोटबंदी कर देते थे, बिना विदेश मंत्री से पूछे विदेशों के बारे में निर्णय लेते थे। वो प्रधानमंत्री अब पूछ कर निर्णय लेंगे। बदला कैसा नहीं है, बहुत कुछ बदला है, बहुत परिवर्तन हुआ है। और हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बारीक नजर रखे हुए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंधों पर। तो कृपया ये बता दें कि पूरा कैंपेन मोदी जी का मुस्लिम विरोध पर टिका हुआ था। मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने दूंगा, तुष्टीकरण करते थे, ये देते थे, वो देते थे। अब आपके सहयोगी ने आंध्र प्रदेश में घोषणा कर रखी है कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देंगे, 60 वर्ष के हर मुसलमान को पेंशन देंगे, मुसलमानों को बिना ब्याज का ऋण देंगे, हर शहर में कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए जमीन देंगे। तो क्या अब इसे आप तुष्टीकरण नहीं मानते हैं? राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की राजनीति है। क्या आप इस पर झुकेंगे या आपके सहयोगी झुकेंगे? इनका आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? और अंत में मैं कुछ पंक्तियां मुझे कविता की याद आ रही हैं नाविका जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन है, चुनाव के परिणाम है, आज विपक्ष डट के खड़ा, विपक्ष मजबूत हुआ है, उसके संकेत में मैं 4-5 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अब समय है सुधार कर लो मोदी जी के लिए, अब समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। गलत की नकली मोहर लगाकर सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। किसी को राई, किसी को पर्वत, चमन का कोई उसूल भी है, उसूलों को भी अमन में लाओ, मिसल जुबानी नहीं चलेगी। और पुरानी दुनिया के बादशाहों, उदय हुआ है नया सवेरा, ये चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। अब वो प्रथा पुरानी नहीं चलेगी, अब नए जमाने की नई सरकार होगी जो पूछ के चलेगी, सहमति लेकर चलेगी, राय लेकर चलेगी। तो इससे आपको दिक्कत है या हमें खुशी है? हम इसी तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं ये खुशी किस बात पे खुश हो? तो एक सार्वजनिक तौर पर बधाई दे देते। अखिलेश जी ने तो दी नहीं, अखिलेश जी ने तो दी नहीं। आपके पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं एक ट्वीट ही कर देते। आजकल तो जमाना नहीं है कोई किसी को मिले बधाई दे, लेकिन कर ही देते। सैद्धांतिक तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन ये जो माहौल, एक राजनीतिक विद्वेष का माहौल पैदा किया है इस देश में,
जो पहले कभी नहीं था। इसके लिए माननीय मोदी जी जिम्मेदार हैं, जो पार्टियों को खत्म करने की घोषणा करते हैं, पार्टियों से मुक्त करने की देश को घोषणा करते हैं, सारे विपक्षियों को जेल भेजने की सार्वजनिक मंच से घोषणा करते हैं। इस माहौल को विद्वेषपूर्ण बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, जो बधाई देने की बात थी तो विपक्षी दलों ने बधाई नहीं दी, कोई बात नहीं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दी, अमेरिका, रूस, चाइना, उनकी तरफ से भी बधाई आई, और जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। हां, एक देश की तरफ से बधाई नहीं आई, जरा गौर फरमाएंगे हमारे विरोधी, पाकिस्तान ने बधाई नहीं दी है और टर्की ने बधाई नहीं दी है, दे दिया, और हमारे विपक्ष ने बधाई नहीं दे दिया है। तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मंतव्य है, सब लोग। अच्छा चलिए, अब पाकिस्तान ने दे दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया है, चिंता ना करे, अब स्वीकार की है। चलिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, समझिए पाकिस्तान ने भी बधाई दे दी, मगर विपक्ष के मन से अभी तक बधाई नहीं निकल पाई। कोई बात नहीं, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है और अपने बारे में जो भी विचार रखना चाहें। मगर भाटी साहब ने कहा कि हम मुस्लिम विरोध की राजनीति करते थे, हमने तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे, यानी आप हिंदू विरोध की राजनीति कर रहे थे। आपने साफ साफ लिखा बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे, हमने नहीं कहा कि हम अल्पसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। तो बहुत साफ था। और फिर वोट जिहाद जैसा शब्द आपने यूज किया, हमने तो नहीं कहा, हमने कोई धार्मिक नारा देकर यह नहीं कहा। हमने जो बातें कही वो यथार्थ के ऊपर कही, हमने किसी भी बात को लेकर उस मजहबी रंग से नहीं कहा जो आपने कहा। मगर कोई बात नहीं, आपको लगता है कि हमें अगर आपके अनुसार कम सफलता मिली है तो आपको उसके ऊपर खुश होने का पूरा हक है। मगर जो मैंने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब नहीं आ पाया, क्योंकि हम सिर्फ यह देखना चाहते थे कि आप लोगों के बीच में कितना सामंजस्य। चलिए, वो सामंजस्य भी रहे न रहे उससे भी हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दो बड़े निर्णय आज लिए। तो क्या किए? किसानों के बारे में निर्णय लिया और जो गरीब आवास के बारे में निर्णय लिया। सरकार अपने कंस्ट्रक्टिव एजेंडा के ऊपर आगे बढ़ना शुरू हो गई है और आगे भारत को किस रूप में आगे ले जाना है। अगर आप ध्यान कर लें तो हमारे विरोधी माने जाने वाले देशों में जो उनका मुखपत्र माना जाता है, ग्लोबल टाइम्स तक ने लिख दिया था कि मोदी जी जब आएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच जाए। मतलब जो घनघोर विरोधी हैं उनको समझ में आता है, मगर आपको समझ में नहीं आता है। और पूरे जमीन आसमान के खुलाबे एक कर लिए थे, परंतु आपने मोदी जी को डुबाने की कोशिश की, वो डूबे नहीं। तो आपने जो एक कविता कही थी, मैं भी एक लाइन बता देना चाहता हूं कि वो मुझको डुबोता रहा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वो मुझको डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। तो वो कितने रास्ते क्या थे कि कांग्रेस की 99, 52, 44 मिलाकर भी उतनी नहीं है 3 साल की मिला के जितनी हमारी इस बार के। तो मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। ये मोदी जी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। और मैं आनंद दुबे जी आपसे पूछना चाहती हूं, अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से बात की, HD देवेगौड़ा जी से बात की, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की। अब ये कोई बीजेपी के तो पदाधिकारी कभी थे नहीं, ये तो सब राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोग थे। अब इनसे पूछकर अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा। अब ये है, इसको कहा जाता है कि एक तरह से नई शुरुआत करना। मैं फिर कहती हूं कि कैंपेन के दौरान कड़वाहट दोनों तरफ से हुई, लेकिन अब कैंपेन का समय चला गया, गिनती मतगणना सब हो चुका, EVM की लाज बच गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लाज बच गई। आज सब कुछ सामने है, नंबर भी सामने है, किसके पास कितने नंबर हैं ये सब कुछ सामने है। सरकार ने शपथ ले ली है, आज पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो गई, प्रधानमंत्री सबकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन तंग दिल
कि एक लफ्ज नहीं किसी के मुंह से निकल रहा कि भाई इस वक्त आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे पार्लियामेंट में, लेकिन आप शपथ ले रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, आपको बहुत बधाई। देश के लिए अच्छा करिए। देश के लिए काम करने के लिए तो कम से कम बधाई दे देते, बेस्ट ऑफ लक बोल देते। इतना छोटा दिल हो गया आज विपक्ष का। नाविका जी नमस्ते। सबसे पहले तो एनडीए को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो नए फूलों का गुलदस्ता आया है, जिसमें कुछ फूल पुराने हैं, कुछ नए हैं, ये सभी समान रूप से महकेंगे। ऐसा न हो जाए कि कुछ फूल महकें और कुछ फूल से महक ना आए। जैसे 71 लोगों के भारी भरकम के इस मंत्रालय में अगर हम देखें तो 10 से 12 मंत्रियों के नाम किसी को याद नहीं रह जाते, क्योंकि उनका ऐसा कोई काम नहीं होता। मोदी साहब आगे आकर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, विदेश मंत्री भी मैं ही रहूंगा, फाइनेंस मंत्री भी मैं ही रहूंगा, खेल मंत्री भी मैं रहूंगा। सारे मंत्री तो रहेंगे नाम के, लेकिन फ्रंट पर आगे मैं ही रहूंगा। कम से कम इस नई एनडीए की तीसरी सरकार में यह देखने मिलेगा कि कम से कम एक 50 मंत्री कुछ ऐसा काम करके दिखाएं, देश का बच्चा बच्चा उनका नाम ले, उन्हें जाने, उन्हें पहचाने। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नरेंद्र सिंह तोमर जो किसी जमाने में कृषि मंत्री हुआ करते थे, आज वो कहाँ है हम नहीं जानते, उतने निष्क्रियता न दिख जाए। इसीलिए जब शिवराज सिंह चौहान का नाम हमने सबने देखा और सुना तो एक उम्मीद जागी कि शिवराज सिंह चौहान जी एक सक्षम नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किसान भाई बहनों के लिए जो एमएसपी की बार बार डिमांड की जा रही है देश के किसानों की तरफ से, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान साहब एक पहल करेंगे, एक उम्मीद जगाएंगे कि हाँ, यह देश की सरकार हमारे देश के किसानों के लिए है, न कि कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए है, रोजगारों के लिए है, महंगाई के लिए है। इसके लिए अगर बहुत अच्छा लगा सुनकर आनंद दुबे जी, बहुत अच्छा लगा। सारे प्रवक्ता बधाई दे रहे हैं, सारे लीडर जो हैं वो चुप हैं, मुंह सिलकर बैठे हैं। और जो लोग खुद अलायंस तोड़ चुके हैं सामने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो रेकमेंड कर रहे हैं कि आप सामने की जगह खाली करके दूसरों को क्यों नहीं देते। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए आनंद जी को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी कहीं अज्ञात में, वो इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। रही बात आपने कहा कि किसानों के लिए करेंगे और उद्योगपतियों के लिए नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो लोग अपने बचपन में सुनते थे कांग्रेस के लिए टाटा बिरला की सरकार, टाटा बिरला की सरकार। ये एक प्रवृत्ति बन गई है। अब उन्होंने खुद बोला कि जब गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, तो ये तो नहीं कहा गया था कि मैनचेस्टर की मिल की होली इसलिए तो नहीं जलाई जा रही है कि बिरला स्पिनिंग एंड विनिंग मिल को फायदा देना है। ये तो नहीं कहा गया था। एक सकारात्मक भाव से देखा गया था कि उसके पीछे उद्देश्य क्या था और भारत में। और मैं बता दूं विनम्रता के साथ, महात्मा गांधी बिरला हाउस में रहते थे, उनकी मृत्यु भी बिरला हाउस में ही हुई थी। अभी तक कोई आपने ऐसा नहीं देखा होगा बड़ा नेता जो किसी बिजनेसमैन क्या, और जमुनालाल बजाज जी वगैरह इन सब के साथ था। मगर हमेशा के समय भारत के अंदर की चीजों पे आक्रमण करना, और याद करिए महोदय, ये कारपोरेट लॉबिस्ट मंत्रालय तय करते थे। वो नीरा राडिया टेप याद है कि नहीं? बाकायदा बात आ रही है कि कंपनी के प्रतिनिधि लोग पत्रकारों से फोन पे बात कर रहे हैं कि अमुक को अमुक मंत्रालय मिलना चाहिए, और फिर बताया जा रहा अच्छा हम बात करेंगे, अच्छा ये वाला इसको दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, और वो मंत्रालय मिले। जो टेप पे बात आई है वो मंत्रालय मिले। किसी उद्योगपति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी दुकान है। ये बातें ध्यान रखिए। मगर मुझे दुख इस बात का होता है नाविका जी, चलिए कोई बात नहीं, राजनीति करिए, भारत के अंदर की कंपनियों पे तो ये राजनीति होती है, और विदेश की हर कंपनी के लिए किस सीमा तक डिफेंस है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले एंडरसन को, जो यूनियन कार्बाइड का चीफ था, उसके पक्ष में कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी। उसको हवाई जहाज से भगवाया था। फिर बोफोर्स के पक्ष में कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी। एक दूसरी विदेशी कंपनी हॉविट्जर, उसके पक्ष में कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी। अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी। अभी आप आ जाइए हिंडनबर्ग के पक्ष में कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी। तो यह मुझे रहस्य बताइए कि विदेश की हर कंपनी का बचाव करना और भारत के अंदर यह दुष्प्रचार करना, और अगर यह है तो
गांधी जी और नेहरू जी के जो संबंध थे उद्योगपतियों के साथ, और वहां से लेकर जो डिस्टॉर्टेड मामला हुआ कि उद्योगपतियों के लॉबीज तय करते थे कि सरकार बनेगी, जरा पृष्ठभूमि में बता दीजिए, फिर हमसे आंखों में आंखें मिला के बात कर लीजिए। इतनी दूर क्यों जाते हैं सुधांशु जी? आनंद दुबे जी, अभी एक क्रूज शिप गई थी शादी की पार्टी में, एक ही उसमें गए थे पॉलिटिशियन, वो कौन थे वो ही याद कर लीजिए। पर अगर वो गए इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, सवाल वही उठा रहे हैं ना कॉर्पोरेट्स का। मैं जवाब देता हूँ। क्या महात्मा गांधी पे, आनंद भाई एक मिनट, क्या महात्मा गांधी पे कोई आरोप था कि उन्होंने किसी बिरला को या बजाज को उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाया? क्या किसी ने बताया कि बिरला और बजाज अच्छी कंपनी थे? क्या इनको फायदा हुआ दूसरी कंपनियों को नीचे रखते? क्या महात्मा गांधी पे आरोप लगता है? बार बार बात डिबेट महात्मा गांधी की नहीं है इस वक्त। डिबेट इस बात की है कि आपका दिल इतना छोटा क्यों है कि आप अपना बधाई दे सकते हैं। बधाई की बात करते हो, एक सेकंड। माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल इतना छोटा क्यों था कि उन्होंने कहा कि जो लोग हेलीकॉप्टर से विपक्ष के नेता घूम रहे उनको हम जेल में बंद करेंगे? क्या ये शोभा देता प्रधानमंत्री को कैंपेनिंग के द्वारा कि आप विपक्ष को जेल में बंद करेंगे? खत्म है हुजूर। हाँ, तो वो करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। प्रधानमंत्री जेल में डालने की धमकी दे और हम कहे कि हमको जेल में सोमनाथ सिंह रॉय जी, मेरा आपसे इतना ही सवाल है। कोप भवन में चले जाना, बत्तियां बुझा देना, इतना दुख क्यों भाई? इतना दुख क्यों है ममता दीदी को? नहीं, वो तो दुख, नविका जी, दुख तो होगा ही, लेकिन लाइट जलाने के लिए अदानी अंबानी तो बैठा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर 100 दिन का काम का एक पैसा भी नहीं किया, इससे ज्यादा मीटिंग यहाँ पर किया, एक बार भी नहीं बोला ये जो श्रमिक है उनका पैसा कब आएगा, एक बार भी आवास योजना का क्या होगा नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। हमारा जो लीडर लोग था उन लोगों को अब ईडी सीबीआई देकर परेशान करेंगे, इसका अगेंस्ट तो एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। जिनको अनुदान मिलते हैं, जिनको कर मुकुब करते हैं, वो लोग तो लाइट जला के बैठा था मोदी का सामने, लेकिन कहां से भी एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। ममता बनर्जी ने करके दिखाया। आप यहाँ पर आया, मीटिंग किया, जो भाषा आरोप किया, चोर 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 करके सबको सामने बोला था ये तृणमूल को उखाड़ देंगे, सबसे अच्छा कुछ भी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का अगेंस्ट एक भी ऐसा भाषा नहीं है जो भाषा हम लोग को लज्जित करते हैं एक प्राइम मिनिस्टर मुख से सुनने के लिए। फिर भी आप चाहते हैं क्या लाइट लगा के वहां पर रोशन क्यों करो? क्यों तुम सड़क योजना का पैसा नहीं देंगे, अपने 100 दिन का जो काम का है उसका पैसा नहीं देंगे, आप हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट का पैसा नहीं देंगे, फिर अनुब्रत मंडल को जेल में रखिए, लेकिन उसका तो एक सिंगर रॉय जी, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बहुत कुछ कहा। अब मैं कहूं कि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, बीजेपी ने कुछ कहा, तो तृणमूल ने नहीं कहा, सबने कहा, सबने एक दूसरे पर बहुत वार किया। लेकिन देश में नई सरकार है, नई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बाहर के देशों से सब बधाई दे रहे हैं। ये हमारे देश में सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो लोकतंत्र बचाने निकले थे ना भाटी जी, लोकतंत्र बचाने के निकले थे। ईवीएम सही निकला, इलेक्शन कमीशन सही निकला, जो भी रिजल्ट आए, आपको 37 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में, हर्षोल्लास मनाया जा रहा है आपकी पार्टी द्वारा। लेकिन जब लोकतंत्र में एक सरकार नहीं आती है, उस पर कहीं हाथ खींच लेना ये सही है कि नहीं? सैद्धांतिक तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप हमको कंप्लीट करने की नहीं दिया, मुझसे पूछा नहीं आपने, मैंने आप ही से पूछा। ईवीएम पे हमें संदेह जो हुआ उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। जब हम जमीन पर काम करते हुए, हाँ मैं बताता हूँ नाविका जी, मैं बताता हूँ मीडिया क्यों जिम्मेदार है। जब हम जमीन पर काम करते हुए देख रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में 40 से 50 के बीच सीटें आ रही हैं और आप हमें 4 से ज्यादा सीटें नहीं दे रही थी, हर ओपिनियन पोल में, हर एग्जिट पोल में, तो हमें संदेह हो रहा था कहीं ईवीएम में सेटिंग तो नहीं है। आप हम पर इतना विश्वास करते हैं, बीजेपी की आप हम पर इतना विश्वास करते हैं, मेरा तो आपने दिल छू लिया, इतना दिल छू लिया कि मैं क्या कहूं कि बॉयकॉट भी करते हैं हमें, फिर भी विश्वास हम पर इतना करते हैं। मैं तो अब भाटी जी, अब तो आपको 100 खून माफ, अब आपको 100 खून माफ के मीडिया के चलते कुछ गलत हो जाए दुनिया में मीडिया की गलती लगा दीजिए। गंभीर बात कह रहा हूं, कृपया मुझे 10-15 सेकंड केवल दें।
2-3 चैनल बता रहे होते, एक चैनल ये कह रहा होता नहीं बीजेपी की इतनी नहीं आ रही। जब सारे के सारे चैनल ये कह रहे थे कि बीजेपी 70 से ऊपर जा रही है यूपी में और समाजवादी पार्टी 4 या 5 पे रहेगी, तब ये संदेह हमारे मन में नहीं, उत्तर प्रदेश के एक एक बच्चे के दिमाग में था कि कहीं कोई सेटिंग तो नहीं है, इसलिए हम बोल रहे थे। वाह, और इस बार एक भी मीडिया हाउस ने, एक भी चैनल ने ये अपनी गलती नहीं मानी कि हमारा अंदाजा गलत था। कौन से ओपिनियन पोल कर रहे थे, कौन से एग्जिट पोल कर रहे थे जिनमें इन्हें 400 सीटें दे रहे थे? चलिए बीजेपी को 370 दे रहे थे। अब विधानसभा के चुनाव में हमने ठीक प्रोजेक्ट किया, सही आया। इस बार मानती हूं जिसने जो प्रोजेक्ट किया वो सही नहीं आया, लेकिन आपको इतना विश्वास, आप तो पिछली बार भी कह रहे थे 350 उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले हैं। सुधांशु जी, जब अच्छा लगे तो मीडिया अच्छी, जब बुरा लगे तो मीडिया बुरी, ये किस तरह का अप्रोच है? देखिए, जो भाटी जी ने कहा, इनकी बात को मैं तथ्यात्मक उत्तर देना है। भाटी जी, आपको अगर यह लग रहा है कि आपको जो सीटें दिखाई उससे आपकी ज्यादा आई, 2019 में बताइए कौन सा सर्वे हमें 62 दे रहा था, और एग्जिट पोल बताइए 30-35 से ऊपर कोई नहीं दे रहा था, बहुत लोग तो 20-25 में निपटाए दे रहे। 2014 में 73 वाला एक सर्वे बताइएगा, एक एग्जिट पोल बताइएगा जिसने यूपी में 73 सीटें दी हो, 40-42 से ऊपर कोई नहीं दे रहा था। तो अगर इस आधार के ऊपर आप लोकतंत्र पे आक्षेप लगाने लगेंगे कि कोई सेटिंग है, का मतलब सेटिंग की जा सकती है, सेटिंग की जा सकती है, इसका यह मीनिंग निकलता है, और यहीं पे संदेह उत्पन्न होता है। यदि आपको विश्वास था, विश्वास रखिए और अंततः आपको सफलता मिलेगी। इस बार आपको हमसे ज्यादा सीटें मिली, कोई समस्या की बात नहीं। वोट प्रतिशत हमारा भी उतना ही है, हमारा 41.7% है वोट पर। मगर जो आपने कहा 14 और 19 में जितनी हमको सीट, आपको ज्यादा सीटें दिखाई थी, आपकी कम आई हमको। और ये बताइए, अभी विधानसभा में लोग कांटे की टक्कर बता रहे थे सपा और भाजपा के बीच में, एग्जिट पोल्स ने भी नजदीकी मामला दिखाया था। ये 255 और 127 नहीं दिखाया था कि 255 हमारे आए और 127 आपके। इसलिए इस आधार के ऊपर आप एग्जिट पोल की आलोचना करिए, मगर लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप मत करिए कि हमें शक हो रहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी, लोग एग्जिट पोल गलत हुए हैं, पहले भी हुए हैं, इस बार दोबारा हुए हैं और के जीत लेते थे। नाविका जी एक लाइन कह दूं जी, एक लाइन, जब से चुनावी हिंसा खत्म हो गई है, बंगाल छोड़ बाकी जो चुनावी हिंसा, जब से बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गई है, तब से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है कभी, तब से इन पार्टियों का जलवायु जलाल चला गया। तो इसलिए सेटिंग वाली बात आपके जहन में हो सकती है, उसके लिए मैं आपको मतलब डाउट ऑफ बेनिफिट देता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी ने नहीं कहा था कि बीजेपी वहां जीतेगी, छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं कहा था वहां बीजेपी जीतेगी, जीत गई। होता है, लोगों के आकलन गलत होते हैं, इसीलिए तो एग्जिट पोल कहा जाता है, इन्हें असली नंबर नहीं कहा जाता। 1 मिनट 10 सेकेंड। लेकिन जब ये एग्जिट पोल के दम पर माननीय गृह मंत्री न्यूज चैनल के ऊपर कहे लोगों को, गरीब लोगों को, कि आप मार्केट में पैसा लगाइए, और उसके बाद मार्केट क्रैश होता है, लोगों का पैसा जाता है, तो क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? क्या ये सत्ता बाजारी है या नहीं? ये भी राहुल गांधी कहा गया इसमें। राहुल गांधी ने बोला पैसे, राहुल गांधी शेयर मार्केट में जाते हैं, नहीं जाते हैं, कितना देखते हैं? और अगर आपको लगता है कि इस देश के गरीब लोग शेयर मार्केट से ही अपना घर चलाते हैं, तो शायद आपके भी आकलन कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन पब्लिक के सवाल है। राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, ममता बनर्जी कोप में चली गई हैं, क्या उनको बड़ा धक्का लगा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, विपक्ष और कांग्रेस सोशल मीडिया पर चुनाव जीते लेकिन हकीकत में हारे हैं, क्या इसलिए विपक्ष मोदी को बधाई देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, कुछ लोग खुद अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी अंधेरे में रखने की मंशा रखते हैं, विपक्ष का ये कैसा संस्कार है? सिंघा रॉय जी बताइए, ये पब्लिक के सवाल है। नहीं, पब्लिक का सवाल तो सुना मैंने, ममता बनर्जी का बारे में बोला नविका जी, आप ही बोल रहा था एग्जिट पोल हो गया, इलेक्शन रिजल्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर। नविका जी, मैंने सोचा था आप सुधांशु त्रिवेदी जी को पहले क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री गठन हुआ, वहां पर महिला का संख्या इतना कम क्यों, 7 क्यों है? क्यों 13% से 16%
कैंडिडेट क्यों दिया था, इसका बारे में पूछेंगे। मैंने सोचा था उनको कोप भवन में क्यों गई थी ममता जी, पहले इसका जवाब दे दीजिए। मैं अगला सवाल सुधांशु जी से पूछूंगी। नहीं, कोप भवन में क्यों गई? धक्का लग गया? प्रधानमंत्री से इतना पर्सनल हेट्रेड है क्या? आपने इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं जाएंगे मैडम, क्यों नहीं जाएंगे? आप अनुब्रत मंडल को जेल में रख दिया, उसका साथ उसको लड़की को भी, मैडम आप ही बोलिए, अगर आपका घर पे आपका लड़का और लड़की रहेंगे, आप उनको बोलेंगे तुम्हारा बैंक अकाउंट में 100-200 कुछ पैसा रख रहा हूँ, आप पैसा रखे, वो लड़की आपको ना बोलेंगे, आपका लड़का ना बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप मामी है, बोल सकते हैं, उसका अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। सिर्फ इसके लिए अनुब्रत मंडल को, लड़की को तिहाड़ जेल में आज तक कोई भी विचार नहीं है, कोर्ट में भी पेश नहीं कर रहे हैं ये लोग। आप क्या बोल रहे हैं? इसका बाद भी ममता बनर्जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। हाँ मोदी जी ने, हाँ मैं बोल रहा हूँ, उसका अभी भी मैडम वो सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। नहीं है उनका। हाँ बोलिए। महोदय सोमनाथ जी, कोर्ट में प्रोड्यूस करना कोर्ट के निर्देश पर होता है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं प्रोड्यूस करेगी। वो दौर दूसरा था जब कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करना होता था। आपको भी मालूम है मान्यवर, वो दौर था, इस देश में एक ऐसा एक्ट था जब पुलिस किसी जेल में भर के रखा है। सिंगारॉय जी, आप मेरे ख्याल से लीगल प्रोसेस नहीं जानते। कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट छोड़ दे तो बाहर आ जाइए। पब्लिक और सवाल पूछ रही है। पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है। राहुल गांधी लिखकर दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे अब लिखकर मोदी को बधाई तो दे सकते हैं कि ऐसा भी नहीं कर सकते, लिखा था ना, तो अब लिखकर बधाई, एक कार्ड भेज दें। जो चिल्ला के कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी, अब की बार 400 पार, वो भी माफी मांगे। आपसे तो अब भी बार वो भी मांगे नहीं, माफी, आप पर तो अब भी भारी है। सुधीर का दिल्ली से सवाल है, कांग्रेस को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि 99 ज्यादा होता है या 240? अब बता दीजिए मैथमेटिक्स, शेयर मार्केट तो बहुत समझ आती है। 99 वर्सेस 240 देख लीजिए, बताइए। 99 उतने होते हैं कि 240 पे भारी पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो ये बात हुई ना कि अब हम डिबेट करेंगे। विश्वेश्वर सिंह का बलिया से विघ्नेश्वर सिंह का बलिया से सवाल है। खुद के पास जनादेश नहीं, लेकिन दूसरे के घर में क्या होगा क्या नहीं ये बताने में क्यों लगा हुआ है विपक्ष? ये तमाम सवाल बताते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को अब छोड़ देनी चाहिए नफरत। एक नया सवेरा है, नई सरकार है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ने का समय है, और आगे अपने लिए नहीं देश के लिए तो बढ़िए, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो देश के लोगों का भला होगा, और शायद जनादेश का यही मतलब होता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैटिंग की पारी शुरू की है। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने का आपका पूरा हक है, लेकिन सवाल के बाद देश को किस तरह से आगे ले जाना है, इस पर आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी, पब्लिक आज यही देखना चाहती है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत और अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेकिन दर्शकों